अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अजान हो रही थी जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया माइक अपना। तो बच्चों ये 3 मरमर्स याद कर लो। एमएस होगा तो मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, एमआर होगा तो पैन सिस्टोलिक मरमर होगा। और कभी-कभी जब माइट्रल वाल्व के ऊपर वाल्वुलाइटिस और नोड्यूल्स बन जाते हैं तो एक मरमर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ रोमैटिक फीवर के दरमियान मौजूद होता है। इसको कैरी कोम्स मरमर कहते हैं। इसके अलावा एमआर के मरमर्स भी आ सकते हैं, एआर के मरमर्स भी आ सकते हैं और भी हार्ट का जो भी वाल्व है उसका मरमर आ सकता है। लेकिन ये 3 किस्म के मरमर्स कॉमन है। अच्छा बच्चों, axillary nerve is most commonly damaged in जी, anyone with an answer? Fracture of anatomical Shoulder joint. neck. Shoulder joint. शाबाश बेटा। शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, एक्सिलरी नर्व की जो लोकेशन होती है ना, ये जब अंटीरियर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन होती है ना, उनके अंदर एक्सिलरी नर्व लाजमी मारी जाती है। शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन इज द आंसर हियर। बच्चों याद रखें एक्सिलरी नर्व ये आपकी ना कोई नर्व किस ना किसी फ्रैक्चर में, किसी ना किसी डिसलोकेशन के अंदर ये लाजमी वो पूछते हैं। तो याद रखें जो मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर है इसके अंदर अल्नर नर्व जाती है। जो रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर है इसके अंदर रेडियल नर्व जाती है। जो यहाँ पर क्या कहते हैं बिल्कुल रिस्ट के ऊपर कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, कार्पल मीडियन नर्व कंप्रेशन होती है, वहां पर मीडियन नर्व जाती है। आगे चल के हम कुछ और भी सिनेरियोज देखेंगे जिनमें मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। तो जहां जहां ये सिनेरियो आता जाएगा हम वहां देखते जाएंगे। अच्छा, अब आपको आपके लिए ना एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद मैं आपको ये ब्रेकियल प्लेक्सस वैसे ना करवा पाऊं जैसे कि, क्योंकि न्यूरोलॉजी में जाके हम थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, हम सिर्फ चीजें देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। लेकिन आपको ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना ये अजबर होना चाहिए। इस ब्रेकियल प्लेक्सस की किसी न किसी नर्व का, किसी न किसी डिवीजन का, ट्रंक का, कॉर्ड का वो आपसे सवाल लाजमी पूछेंगे। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसकी क्या कहते हैं यहाँ पर रेडियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंसरी लॉस हो गया है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री क्या है कि उसकी नेक के अंदर ट्रॉमा हुआ था। तो अब आपसे कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि इस वाले साइड पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये था कि ब्रेकियल प्लेक्सस का कौन सा ट्रंक इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप देखें कि रेडियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में डैमेज आ रही है तो ट्रंक कौन सा इन्वॉल्व होगा, मिडिल ट्रंक इन्वॉल्व होगा। तो बच्चों आपको यूं करके इसकी मिडिल ट्रंक डैमेज हुआ, उसकी वजह से रेडियल नर्व डैमेज हुई और साथ ही साथ एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई। या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि मीडियन नर्व का डैमेज आ रहा है तो कौन से 2 ट्रंक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मीडियल और लेटरल डिवीजन जो हैं ये वाले जो कॉर्ड्स हैं, मीडियल और लेटरल कॉर्ड्स, ये इन्वॉल्व हो जाए। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये एक सिंगल स्लाइड ऐसी है जिसके अंदर आपके 25-30 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। इस स्लाइड को लाजमी याद कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल मैं आप लोगों की बुक देख रहा था तो एक सवाल और था कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है उसके अंदर कौन कौन सी नर्व रूट्स की कंट्रीब्यूशन आती है। तो बेटा इन 3 नर्व रूट्स की कंट्रीब्यूट, ये देखें यहाँ से और यहाँ, इन 3 जगहों से लॉन्ग थोरेसिक नर्व निकल रही है। तो अगर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर कहते हैं इसको, तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर जब डैमेज होगी आपको पता होना चाहिए ये किन 3 नर्व रूट से निकल रही है। अगर किसी की अल्नर नर्व डैमेज हो जाए, आपको पता लग रहा है कि अल्नर नर्व की डैमेज है, वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा ट्रंक इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी डिवीजन इन्वॉल्व हो रही है। तो बच्चों ये आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी ट्रंक कौन सी डिवीजन बनाएगी, कौन सी डिवीजन कौन सा कॉर्ड बनाएगी, कौन से कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व्स निकलेंगी। तो काइंडली इसको लाजमी याद कर लीजिएगा। There are so many questions in your book, वो सारे इस एक स्लाइड से कवर हो जाएंगे। A man has difficulty shrugging his shoulders. Most likely the nerve damage is accessory accessory nerve. nerve. बच्चों जो shrugging
श्रगिंग ऑफ द जो भी शोल्डर्स है ये एक्सेसरी नर्व से ट्रेपेजियस होता का है। काम होता है। ट्रेपेजियस नर्व टू ट्रेपेजियस है ये एक्सेसरी नर्व। ठीक है जी। A 39-year-old woman complains of an inability to reach the top of her head to brush her hair with her right hand. History reveals that she has undergone a mastectomy procedure of her right breast 2 months back. Physical examination demonstrates winging of scapula, which nerves were most likely damaged during surgery. Long thoracic nerve, sir, long thoracic scapular nerve, thoracic nerve. तो बेटा ये जो है ना क्या कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। long ठीक है। thoracic. हाँ, लेकिन इसमें आपकी जो लेटिसमस डॉर्साई है ना वो भी मेरा ख्याल में डैमेज हो रहा है उसके साथ साथ, लेकिन उसकी नर्व मुझे नजर नहीं आ रही है। बहरहाल इट वाज आई वाज गोइंग थ्रू दिस एमसीक्यू, तो ये इस एमसीक्यू के अंदर आपका कोई बेसिक प्रॉब्लम जरूर है। तो बहरहाल इसका आंसर जो इस सिनेरियो पे बनता है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व ही बनता है। लेकिन आई वाज हैविंग अ फीलिंग कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग थोरेसिक नर्व की डैमेज से ये वाला क्लिनिकल सिनेरियो नहीं हो सकता, इसमें कोई और भी डैमेज जरूर हुआ है। तो आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर कंसिडरिंग दिस सिनेरियो वंस अगेन। तो फिलहाल इसका आंसर मेरी तरफ से लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। आई विल पॉन्डर अपॉन इट, और अगर मुझे कुछ और इसमें समझ आया तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ग्रुप के अंदर ही शेयर कर दूंगा। Carbidopa is given with the levodopa on which enzyme it acts. डोपा डी कार्बोक्सिलेज। शाबाश बच्चों। तो पार्किंसन डिजीज की जितनी भी ड्रग्स है ना बच्चों, उनके एक तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, दूसरा उनके जो भी एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना वो सारे पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो जो बच्चों डोपामीन एगोनिस्ट हैं। अब डोपामीन एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? ये हैं जी ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनिरोल, एमेंटाडीन, एपोमोर्फिन, ये सारे डोपामीन एगोनिस्ट हैं। तो बच्चों ये डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्ट जाके काम करेंगे। लीवोडोपा जो है ये डोपामीन प्रिकर्सर है। ठीक है, ये पहले ब्रेन के अंदर जाएगी, ब्रेन के अंदर जाके इसका मेटाबॉलिज्म होगा, डोपामीन रिलीज होगी, डोपामीन फिर आगे काम करेगी। ये जो कार्बिडोपा है ना, कार्बिडोपा क्या करेगी? ये लीवोडोपा के जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म है ना उसको कम कर देती है। यानी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ब्रेन में जाके मेटाबॉलिज्म होगा, तो कार्बिडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगी। अगर आप यहाँ पर कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को देखें तो कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है? लीवोडोपा जब कन्वर्ट होती है ना क्या कहते हैं, ये कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये ओ मिथाइल डोपामीन के अंदर ये कन्वर्ट होती है 3O मिथाइल डोपामीन के अंदर। तो बेटा ये कैटाकोल, तो इसके ऊपर जो दो ड्रग्स एक्ट करती हैं वो एंटाकापोन और टोल्कापोन। इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है लीवो डोपामीन का उसको कम करती है मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये इनका नाम है जी स्लेजिलिन और रेजेजिलिन। नॉन डोपामिनर्जिक ड्रग्स के अंदर एंटीकोलिनर्जिक्स, ये एंटीकोलिनर्जिक्स आपको पता है ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्शन होता है, नाम याद कर लें इनके। अमेंटाडीन इज एंटाग्लूटामिनर्जिक ड्रग, लोराजिपाम, ग्लोनाजिपाम ये बेंजोडाइजेपिन्स हैं, ये गाबार्जिक ड्रग्स हैं, और कोटायापिन जो है ये सेरोटोनिन एंड डोपामीन एंटागोनिस्ट है। बच्चों ये वाला टेबल लाजमी याद कर लें, इनमें से कोई भी ड्रग आपको किसी भी सिनेरियो के तहत पूछी जा सकती है। इससे एक ही टेबल से आपके 10 के करीब एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखें तो ये देखें, ये आपने बॉडी के अंदर जब डोपामीन दी ना लीवोडोपा, तो लीवोडोपा ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही ये डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, या 3OMD के अंदर 3O मिथाइल डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो बच्चों इसको 3OMD के अंदर कन्वर्ट होने से बचाने के लिए कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स हैं, और इसको पेरिफेरल इसकी कन्वर्जन को बचाने के लिए कार्बिडोपा है। ठीक है, फिर जब ये ब्रेन के अंदर जाती है तो सिमिलरली ब्रेन के अंदर COMT भी एक्ट करता है। कार्बिडोपा जो है ये ब्रेन दूसरा मेटाबॉलिज्म डोपामीन का मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के जरिए से होता है।
तो डोपामीन का मेटाबॉलिज्म कम करने के लिए आप मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं, जो कि स्लेजिलिन और जेजिलिन है। फिर ये डोपामीन जो है ये आगे जाके काम करती है। ये जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर आके डायरेक्ट जो डोपामिनर्जिक ड्रग्स है ना, ब्रोमोक्रिप्टीन है, एक प्रेमिपेक्सोल है, रोपिनिरोल है, एपोमॉर्फिन है, ये सारी यहाँ पर आके काम करती है। अच्छा बच्चों, अब आपसे एक दो सवाल मैं पूछता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। कोई ऐसी ड्रग है डोपामिनर्जिक ड्रग जो आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं? एनीवन? बच्चों एपोमॉर्फिन जो है ना ये इंजेक्टेबल ड्रग है, ठीक है। तो ये एक तरह से बन जाता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दूसरा, कौन सी दवाई ऐसी है? एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन। अच्छा बच्चों, कौन सी दवाई ऐसी है जो कि जिसका रोल देखा गया है पार्किंसन डिजीज की प्रोग्रेशन कम करने में? कार्बिडोपा। नहीं बेटा, कार्बिडोपा का तो पार्किंसन डिजीज से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसको तो हम लीवोडोपा की कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लीवोडोपा ये जब पेरिफेरल ये कन्वर्जन को कम कर देती है ना, कम करती है, तो ब्रेन के अंदर लीवोडोपा की मिकदार बढ़ जाती है, उसकी वजह से डोपामीन की मिकदार बढ़ती है, तो पेशेंट को ज्यादा डोपामीन मिलती है। तो कार्बिडोपा का इसमें रोल नहीं है बेटा। ये जो सिलेजिलिन और रिजेजिलिन है ना, इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये पार्किंसन डिजीज की प्रोग्रेशन को कम कर देते हैं। बहुत थोड़े से ट्रायल अवेलेबल हैं, कोई बहुत डेफिनेट एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि सिलेजिलिन और रिजेजिलिन जो है ये पार्किंसन डिजीज की प्रोग्रेशन कम करने में इनका रोल है। अच्छा बच्चों, एक बड़ा सादा सा सवाल है, अगर इसका जवाब नहीं ना आता तो कोई हालात नहीं। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है पार्किंसन डिजीज के अंदर? जी बच्चों, ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। Levodopa? Levodopa, yeah. Homocriptine. लीवोडोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस। लीवोडोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अच्छा, एक जवान बंदा आता है 40 साल का, उसको पार्किंसन डिजीज हो गई है, इसको आप पहले नंबर पे कौन सी दवाई शुरू करना चाहेंगे? Levodopa ही करेंगे। नहीं बेटा, इसको डोपामिनर्जिक ड्रग से स्टार्ट करेंगे, डोपामीन एगोनिस्ट। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप जवान बंदे के अंदर जब ये लीवोडोपा से स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ अरसे के बाद ऑन ऑफ फिनोमिना आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ अरसे के बाद लीवोडोपा के साइड इफेक्ट आने शुरू हो, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डोपामीन एगोनिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इज लीवोडोपा। लेकिन जब कोई यंग बंदा आ जाता है ना, तो हम डोपामिनर्जिक ड्रग से स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर ताकि आप ऑन ऑफ फिनोमिना को और ज्यादा लेट इन द डिजीज पुश कर सकें। अगर आप पहले ही लीवोडोपा से स्टार्ट करेंगे तो ऑन ऑफ फिनोमिना बहुत जल्दी आ जाएगा, जो ड्रग के साइड इफेक्ट हैं वो बहुत जल्दी उनको अवॉइड करने के लिए। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस लीवोडोपा ही होगी। अच्छा अच्छा बच्चों, एक मरीज आया है आपके पास पार्किंसन डिजीज का, उसको ना प्री डोमिनेंट जो कंप्लेन है वो पार्किंसन डिजीज है, आपने सारा क्राइटेरिया वगैरह अप्लाई करके देख लिया है वो पार्किंसन, लेकिन उसको जो प्री डोमिनेंट सिम्टम है ना वो ट्रेमर का है। व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस? अमेंटाडीन। जी नहीं बेटा, अमेंटाडीन नहीं, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। जब ट्रेमर प्रीडोमिनेंट हो किसी मरीज के तो बच्चों ये बात अपने जहन में रखना, जब प्रीडोमिनेंट ट्रेमर्स होते हैं तो। लेकिन अगर प्री ट्रेमर्स के साथ को रिजिडिटी को ब्रेडिकाइनेसिया भी प्रोमिनेंट हो तो फिर हम लीवोडोपा ही प्रेफर करते हैं। लीवोडोपा है जो डिजीज के तमाम एस्पेक्ट्स के साथ अच्छे तरीके से डील करती है। अच्छा बच्चों,
चलें, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, हालांकि ये आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन है जी। इनमें से कौन सी ड्रग होगी? ट्राईहेक्सिफेनिडाइल। शाबाश बेटा, एंटी कोलिनर्जिक है ट्राईहेक्सिफेन। तो आपको इस तरह से भी पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि आपको मोनोअमीन ऑक्सीडेज का पता, इनहिबिटर का पता है, आपको COMT इनहिबिटर का पता है, आपको अंदर मौजूद दवाइयों के नाम, बड़े जालिम लोग हैं वो, बाज़ औक़ात इस तरह से मुश्किल करके भी आपको MCQ दे देते हैं। Contralateral pain and temperature loss. शाबाश, क्योंकि पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऐसी सेंसेशन है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही डिकसेट कर जाती हैं, दूसरी तरफ चली जाती हैं, जबकि जो वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस है ये ऊपर जाता है ना, जब सारे फाइबर इप्सिलेटरली ऊपर चले जाते हैं, वो न्यूक्लियस फेसिकुलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के अंदर, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस के अंदर जाके साइनेप्स, फिर जो फेसिकुलस और ग्रेसिलस से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं ना बच्चों, वो फिर इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स के तौर पे डीकसेट करके मीडियल लेमनिस्कस बनाते हैं। तो इनकी डीकसेशन, मेरा कनेक्शन अचानक से डिस्कनेक्ट हुआ जिसकी वजह से। अच्छा बच्चों, तो कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा, इप्सिलेटरल जो है वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस लॉस होगा। अच्छा, स्पाइनल सेंसरी लेवल का लॉस होगा। जी, कोई बता सकता है स्पाइनल सेंसरी लेवल कब आएगा? In this syndrome, स्पाइनल सेंसरी लेवल हो जाएगा ना, पूरा स्पाइनल का डैमेज हो तो सारी सेंसेशन उस लेवल से नीचे खत्म हो जाएंगी दोनों तरफ, तो उसको स्पाइनल सेंसरी लेवल बोलते हैं। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में होता है ये। अच्छा बच्चों, अब आपसे एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ना। एक पेशेंट है, उसको ना बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस डेवलप हो गई, सडन बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस, ठीक है। अच्छा, आपने चेक किया तो उसकी पेन और पोजीशन, पेन और टेम्परेचर सेंस एब्सेंट है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस नॉर्मल है। तो क्या कंडीशन हुई है पेशेंट के साथ? नहीं बेटा, सिरिंगोमाइलिया नहीं हुआ। बेटा इसके अंदर अंटीरियर Spinal thalamic डैमेज नहीं होगा। बेटा, नहीं, अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि आगे चल के ये स्लाइड आएगी। चलें, सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक पेशेंट है बेटा, उसको बायलेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस हो गई है, आप उसकी सेंसेशन चेक करते हो तो पेन और टेम्परेचर जो है तो क्या कंडीशन हुई है? तो आंसर इज अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। मैंने आपको इस पूरी डिस्कशन के शुरू में ही बता दिया था कि अंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज द अंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस जो है ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, ठीक है। जो इसीलिए स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस बच जाएगी, पेन और टेम्परेचर सेंस खत्म हो जाएगी। इस बात की आगे समझ? yes sir. अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल है सेंसरी लॉस इन शॉर्ट एस्केप केप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, और आखिर का एस्केप डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है? It involves the trapezius. नहीं बेटा, नहीं। अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ। सिरिंगोमाइलिया का सुना हुआ है? सिरिंगोमाइलिया क्या होता है? Yes. मिल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो एक्सपेंड करने लगता है। हाँ शाबाश, जो स्पाइनल केनाल है ना, स्पाइनल केनाल ये डायलेट होनी शुरू हो जाती है।
वो जब डायलेट होती है तो उसके साथ साथ जो भी फाइबर पड़े होते हैं ना वो सारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे जो ये अपर लिम्ब के फाइबर्स है ना ये अंदर की तरफ पड़े हुए हैं और हमारे जो लोअर लिम्ब्स के फाइबर होते हैं ना ये बाहर की तरफ पड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डैमेज अंदर से स्टार्ट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से डैमेज हो रही है, बाहर से डैमेज नहीं हो रही। बाहर वाले फाइबर ठीक रहेंगे, अंदर वाले फाइबर डैमेज। तो बेटा जब अंदर वाले फाइबर डैमेज होंगे ना सबसे पहले हमारे ट्रंक के और अपर लिम्ब के फाइबर अफेक्टेड होंगे। ये गर्दन के अंदर ये अमल हो रहा है, जो सिरिंगोमाइलिया स्टार्ट होता है ना ये सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्टार्ट होता है। हाँ बायलेटरल होंगे, जहां पर हम शॉल पहनते हैं ना, ऐसे लड़कियों ने ऐसे बाजुकात अपनी शॉल ओढ़ी होती है, तो इस एरिया के अंदर ये लिम्स इन्वॉल्व होंगे और ट्रंक इन्वॉल्व होगा। इस एरिया के अंदर सेंसरी लॉस आएगा, ठीक है। और नीचे जितने भी आएंगे ना, नीचे सारे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। नीचे सेंसेशन नॉर्मल हो सकती हैं लेकिन वीकनेस होगी, और जो सेंसरी अबनॉर्मेलिटीज आएंगी ये यहाँ पर केप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी, जहां सुपरमैन अपनी केप मानता है या लड़कियां अपनी शॉल करती हैं, तो इसलिए इसे शॉल डिस्ट्रीब्यूशन या केप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट की ज्यादा एलैबोरेशन की जरूरत है तो मैं आपको मजीद भी समझा देता हूँ डायग्राम की मदद से, लेकिन अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सर आगे चलिए। समझा दें, समझा। अच्छा बच्चों ये देखें कि ये जो सिरिंगोमाइलिया होता है ना ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर ना एक छोटा सा ये होती है केनाल होती है, वो आपको पता ही है। स्पाइनल केनाल ये साथ होती हैं, इसके डायलेट अंदर होती है, भी फाइबर्स में जोड़ने शुरू हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ अंदर की तरफ वो वाले फाइबर होते हैं जो हमारे अपर ट्रंक को और अपर लिम्स को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या एक लोअर मोटर न्यूरॉन फाइबर वाली सिचुएशन मिलेगी, साथ साथ आपकी सेंसरी लॉस भी होगा। तो एक तो अपर लिम्स के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन फीचर्स आएंगे, लोअर लिम्स के ऊपर अंदर अपर मोटर न्यूरॉन फीचर्स आएंगे सिरिंगोमाइलिया में, और साथ ही साथ एक सेंसरी लॉस होगा। और उस सेंसरी लॉस के अंदर ये जो अपर लिम्स और ट्रंक है ना ये इन्वॉल्व हो जाएगा, लोअर लिम्स के अंदर जो है सेंसरी फाइबर बच जाएंगे। तो सिरिंगोमाइलिया के अंदर इसको कहते हैं सेंसरी लॉस इन केप डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि यहां से आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनी फर्दर टाइम। अच्छा तो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम हो गया। बच्चों ये वाली स्लाइड याद कर लो, ये वाली स्लाइड याद कर लोगे तो ये सारा जो है ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक होता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, जो मैंने स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस बताया था वो था एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। तो ये देखें एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइन जिसमें अफेक्ट होता है ना, ये स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो गया। और इसके अंदर सडन लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ लियन, ठीक है, और वाइब्रेशन और पोजीशन प्रिजर्व्ड प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस प्रिजर्व्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वाली स्लाइड अपने पास रख लें और इसको याद कर लें तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। कम से कम ये जितने कॉर्ड सिंड्रोम होंगे ना वो एक सिंगल स्लाइड से कवर हो जाएंगे। तो ये जो है अब स्लाइड आपको डिपिक्ट कर रही है, ये अगर किसी कंडीशन, ये जो सिरिंगोमाइलिया है ना ये सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम करता है, सिरिंगोमाइलिया में सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम होगा। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होगा। और अगर किसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का एक हाफ डैमेज हो गया है तो ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम होगा। तो ये 3 कॉमन सिंड्रोम है स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम। आपको इनके एक तो इनकी याद होना चाहिए कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है और इनकी वजह से लियन कौन कौन से साइन और सिम्टम आ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये है 50 of his body. What kind of ischemic stroke it is? Embolic. Embolic. Embolic.
अच्छा, एम्बोलिक। क्यों आपके पास एम्बोलिक का क्या एविडेंस आया है? आपने सर वो एम्बोलिक क्यों कहा? एट्रियल एम्बुलेंस फिब्रिलेशन से जो है ना बेसिकली तो बाई थ्रो करेगा तो एम्बोलाई जाएगा फिर। इस पूरे फिक्रे में वो कौन सा लफ्ज है जिसकी वजह से आपने सडन एम्बोलिक सडन कहा? सडन शाबाश। सर। अगर कोई कहता ना एट्रियल फिब्रिलेशन, तो मैं कहता गलत है। एट्रियल फिब्रिलेशन को जरूरी तो नहीं कि एट्रियल फिब्रिलेशन में एम्बोलिज्म ही हो, ज्यादा चांस जी एम्बोलिज्म का है, लेकिन इसके अंदर जो सडन का लफ्ज आया है ना बच्चों, ये डिपिक्ट करता है कि ये एम्बोलिक स्ट्रोक है। अगर ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता तो फिर कैसी हिस्ट्री होनी चाहिए थी? डीप वेन की हिस्ट्री होनी चाहिए आहिस्ता थी। आहिस्ता, खड़े फिर ये खड़े। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मरीज खाना खा रहा है सुबह नाश्ते में ना, तो वो कहता है कि मेरा ना हाथ भारी भारी हो रहा है, ठीक है। उसके बेटे कहते हैं अच्छा अब्बा जी, अच्छा अब्बा जी। तो थोड़ी देर के बाद ना वो उसे लिटा देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहता है बेटा मेरा तो पूरा बाजू भारी हो गया है, ठीक है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मोहल्ले का डॉक्टर होता है, वो डिस्पेंसर होता है, वो उसे एक टीका लगाता है, ड्रिप देता है, 2-3 गोलियां देता है, वो जनाब घर आ जाता है, ठीक है। और शाम तक उसका ना पूरी राइट साइड वीक हो जाती है। अब थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की हिस्ट्री इस तरह की होती है, और एम्बोलिक स्ट्रोक की हिस्ट्री इस तरह की होती है कि बाबा जी खाना खा रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने एक नवाला बनाया है, अभी मुंह तक नवाला नहीं पहुंचा कि नवाला उनके हाथ से गिर गया है और वो उनकी दाईं साइड वीक हो गई है, इतनी सडन होती है, ठीक है। तो सडन इज एम्बोलिक, और स्टटरिंग स्लोली प्रोग्रेसिव इज, खैर स्लोली प्रोग्रेसिव तो नहीं कहना चाहिए, ये भी सडन ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। वेरी सडन इज एम्बोलिक एंड सडन इज थ्रोम्बोटिक। एक दिन के अंदर अंदर ही हो जाएगा थ्रोम्बोटिक, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा बच्चों, a man is having a skin rash, dementia and diarrhea. You are suspecting pellagra. Which of the following vitamin deficiency can cause this? Niacin deficiency. नियासिन। 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 शाबाश बच्चों, नियासिन डेफिशिएंसी करती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता, थायमिन डेफिशिएंसी क्या करती है? सर वो very very Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome. बेरी बेरी तो नहीं करती, ये वर्निक्स Wernicke-Korsakoff कॉर्साकॉफ सिंड्रोम करती, ठीक है। तो वर्निकीज कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर डिमेंशिया होगा, पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाएगा, उसके बैलेंस प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसकी ऑफ्थेल्मोप्लीजिया आ जाएगा, ठीक है। और यही मरीज जब कन्फेबुलेट करना शुरू करेगा, जब अपने पास से चीजें घड़नी शुरू करेगा, तो उससे कोर्साकॉफ सिंड्रोम कह देंगे। वर्निकीज सिंड्रोम, डिमेंशिया, अल्टर्ड सेंसोरियम, अगर इसी के अंदर कन्फेबुलेशन ऐड हो जाए तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। वर्निकीज एक्यूट होता है, कोर्साकॉफ थोड़ा क्रॉनिक बाद में जाके होता है, अक्सर अल्कोहलिक पेशेंट्स को होता है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बता सकते हो थायमिन डेफिशिएंसी और किन कंडीशंस में हो सकती है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। शाबाश, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में हो सकती है, ठीक है। वॉमिटिंग में हो सकती है, किसी मरीज को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, उस मरीज में हो सकती है। कुछ मरीज डायलिसिस पे होते हैं, डायलिसिस पे हो जाती है। मुझे याद है एक मरतबा मैं मेडिसिन में काम कर रहा था, आई वाज ट्रेनिंग बैक देन, तो हमें कॉल आई डायलिसिस यूनिट से कि मरीज जो है ना वो 3-4 दिन से अल्टर्ड सेंसोरियम के अंदर है। हमने जाके देखा, सारी इन्वेस्टिगेशन लिख के आए, कोई वजह नहीं मिल सकी। अच्छा, हम लोगों ने सोचा कि मरीज चौंके डायलिसिस पे है तो मे बी थायमिन डेफिशिएंसी हो गई हो। वी जस्ट एडेड बिजेक्टाल टी। बिजेक्टाल टी के अंदर ना थायमीन बहुत हाई कंसंट्रेशन में होती है, टी स्टैंड्स फॉर थायमीन, तो इसे बनाए इसलिए क्या गया नेम बोला आपने ड्रग का? बिजेक्टाल टी, बेटा मल्टी विटामिन का एक इंजेक्शन है ये। हमने वो पेशेंट को लगाया, पेशेंट को अभी दूसरा इंजेक्शन नहीं गया था कि मरीज के सारा अल्टर्ड सेंसोरियम ठीक हो गया। तो बच्चों, ये जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, वॉमिटिंग के पेशेंट होते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम वाले होते हैं, या ये अल्कोहलिज्म वाले होते हैं, प्रेगनेंसी, या जो हाइपरथायराइडिज्म, लैक्टेशन, इनमें भी होता है ना? नहीं बेटा, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर तो नहीं, लैक्टेशन में नहीं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का पता है मुझे, उसमें ये जरूर होता है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर थायमीन डेफिशिएंसी हो सकती है। साइनोकोबालामीन आपको पता है वेजिटेरियंस के अंदर होता है, पैन गैस्ट्राइटिस के अंदर हो जाता है, जिन लोगों का आइलियल रिजेक्शन होती है उसमें हो जाता है। होगा क्या कि एक तो इन लोगों की टंग सोर होती है,
बीफी टंग कहते हैं उसे, बीफी टंग, साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी जिनको होती है, इनमें वाइब्रेशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है इनके अंदर, ठीक है, और इनको डिमेंशिया हो सकता है। बच्चों डिमेंशिया आ जाए, साथ में न्यूरोपैथी आ जाए, साथ में बीफी टंग आ जाए, तो साइनोकोबालामिन सोचनी है। फोलेट अक्सर ये जो ड्रग्स वगैरह जो ले रहे होते हैं ना, फोलेट से मिलती जुलती जो ड्रग्स होती हैं, ये उन लोगों को होती है फोलेट डेफिशिएंसी, और इसके अंदर भी अनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक टाइप का अनीमिया होता है। A person suffering from chronic gastritis comes to you with anemia and numbness of hands and feet. The deficiency of which vitamin can cause this? B12. जिस तरह हमने पिछले B12 साइनोकोबालामिन, हाँ, इसको पैन गैस्ट्राइटिस है। आपको पता है कि स्टमक की लाइनिंग से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के साथ बाइंड करता है, तो जाके आइलियम के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस गैस्ट्राइटिस की वजह से इसको कोबालामिन डेफिशिएंसी हो रही है, उसी की वजह से इसको अनीमिया हो रहा है, उसी की वजह से इसको किस तरह का होगा, मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक टाइप का अनीमिया होगा, ठीक है। हाँ, और सर मैक्रोसिटिक और मेगलोब्लास्टिक में क्या फर्क होता है? मैं बेटा जब हम पेरिफेरल फिल्म पे देखते हैं ना, तो आपको मैक्रोसाइट्स नजर आते हैं, लेकिन जब आप उसी पेशेंट की बोन मैरो करवा लेंगे ना, वहां पर आपको मेगालोब्लास्ट नजर आएंगे। अच्छा सही, समझ गया, ठीक हो गया। Ramsey-Hunt syndrome, numbness. नहीं बेटा, Bell's palsy. अच्छा, A is the answer बेटा। ये देखें कि इसको हो गई राइट साइडेड हेयरिंग लॉस है, 8th नर्व इन्वॉल्व हो गई, 7वीं और 8वीं नर्व इन्वॉल्व हो गई, नमनेस ऑफ राइट हाफ ऑफ फेस है, 5th नर्व इन्वॉल्व हो गई। तो बच्चों ये जो तीनों नर्व्स है ना, ये सेरिबेलोपोंटाइन एंगल पे पड़ी होती हैं। जब ये तीनों नर्व्स इनकी गड़बड़ है, वो सेरिबेलोपोंटाइन, एल्स पाल्सी है बेटा, ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल पाल्सी होती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी जो है ना उसको स्पेयर करता है इस तरह। सर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है फोरहेड को स्पेयर करता है, शाबाश, और लोअर मोटर न्यूरॉन अल्लाह आपका भला करे। जो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप के फेशियल लीजन होंगे ना बच्चे, उसके अंदर अपर हाफ ऑफ द फेस स्पेयर्ड हो जाता है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन होगा ना, उसमें पूरे का पूरा फेस इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यूं कर, बेल्स पाल्सी के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन होता है, और अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का फेशियल पाल्सी हो तो हम सस्पेक्ट करते हैं कोई स्ट्रोक होगा, लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का है तो बेल्स पाल्सी इज द कॉमन। बेटा रमजे हंट सिंड्रोम क्या होता है? रमजे हंट सिंड्रोम, शाबाश, ईयर के अंदर जब हर्पीज जोस्टर हो जाता है ना, जब फेशियल नर्व का हर्पीज जोस्टर होता है मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है, तो इसको रमजे हंट सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल पाल्सी होती है। इसको बेल्स पाल्सी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जब आप ईयर के अंदर आप टॉर्च मार के देखते हैं ना, तो आपको हर्पीज जोस्टर के वेसिकल्स नजर आते हैं, रमजे हंट सिंड्रोम। अच्छा, पाइका सिंड्रोम बेटा हम पीछे डिस्कस करके आए थे, एक पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम, पोस्टीरियर इंफीरियर, इसको लेटरल मेडलरी सिंड्रोम भी कहते हैं। पहले हमने मीडियल मेडलरी सिंड्रोम देखा था, ये लेटरल मेडलरी सिंड्रोम है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम। मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको सारे सिंड्रोम इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो ये बेटा एक और सिंड्रोम है, इसके ना फीचर हम आगे चल के देखते हैं, अभी इसके फीचर आगे आ जाते हैं। A patient present with dysphagia, walking difficulty and numbness of left half of body which develops suddenly. Which of the following syndrome best explains this condition? पिका सिंड्रोम। ठीक है, पाइका सिंड्रोम।
पाइका सिंड्रोम कहते हैं इसको लैटरल मेडलरी सिंड्रोम कहते हैं, और इसको वालेनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। वालेनबर्ग, ये 3 नाम है इसके। आपको तीनों नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपके सीपीएसपी के एग्जामिनर किसी भी तरह से उसको पूछ सकते हैं आपको। वेबर सिंड्रोम पीछे बताया है, दोबारा कोई बता सकता है मुझे? रिवाइज हो जाएगा जरा। वेबर सिंड्रोम, एक साइड की थर्ड नर्व, दूसरी साइड का हेमीप्लीजिया, याद आया? क्रॉस हेमीप्लीजिया, थर्ड नर्व और हेमीप्लीजिया, इसको वेबर सिंड्रोम बोलते हैं। इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पल्सी और क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। पेरिनार्ड सिंड्रोम, बच्चों पेरिनार्ड सिंड्रोम के अंदर ना आपका पेशेंट जो होगा ना उसको ऑफ्थेल्मोप्लीजिया होगा, खास किस्म का ऑफ्थेल्मोप्लीजिया। तो मेरा ख्याल में मैं ये आपको नहीं बताता हूँ वरना आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाए। ये पार्ट 1 में मैंने आपकी बुक्स में कहीं नहीं देखा। मीडियल मेडलरी सिंड्रोम में आपको पीछे एक्सप्लेन करा है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अपवर्ड गेज इसमें आता है, ये बस क्वेश्चन है। अच्छा, पेरिनार्ड सिंड्रोम आया हुआ है आपका। बच्चों ये पेरिनार्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हाँ, शायद मेरी उस पर नजर नहीं पड़ सकी, मैंने जब आपकी बुक देखी है। तो पेरिनार्ड सिंड्रोम के अंदर ना बेटा ये पेशेंट वर्टिकली मूव कर सकता है, साथ में उसकी लाइट डिसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, करती जब आप उसकी अकोमोडेशन करवाते हैं तो उसकी प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। ये इसके 2 फीचर होते हैं पेरिनार्ड सिंड्रोम के। और ये मिड ब्रेन के ऊपर लीजन आता है, उसकी वजह से डॉर्सल मिड ब्रेन में जब लीजन आता है तो उसकी वजह से ऐसा ये पेरिनार्ड सिंड्रोम वर्टिकल गेज में डिफेक्ट होता है। हाँ सॉरी, मैं गलत था। इसकी लेटरल गेज नॉर्मल होगी, वर्टिकल गेज में डिफेक्ट होगा, और इसके अंदर नियर लाइट डिसोसिएशन होगी। लाइट को प्यूपल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, जब आप अकोमोडेट करवाएंगे तो उस वक्त प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। ये बेटा लेटरल मेडलरी सिंड्रोम की चीजें हैं, इसको जरा देख लो। चलें, इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। जो लेटरल मेडलरी सिंड्रोम है ना, वो इस एरिया को अफेक्ट करेगा, इस एरिया को। ये वाली सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चों इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें 9th नर्व इन्वॉल्व होगी, इसमें 10th नर्व इन्वॉल्व होगी, और इसमें 11th नर्व इन्वॉल्व होगी। ये 3 नर्व्स याद कर लो, 9th 10th 11th। 9th और 10th की वजह से क्या होगा? पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, होर्सनेस होगी। ठीक है। 11th नर्व की वजह से क्या होगा? ये श्रगिंग वगैरह नहीं हो सकेगी मरीज की। अच्छा, और क्या होगा इसी पेशेंट के अंदर? और क्या होगा बच्चों? जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ये इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक तरफ का जो फेस है ना, उसकी नमनेस हो जाएगी, जैसे कि हमारे सिनेरियो में था कि नमनेस ऑफ वन साइड ऑफ द। तो ये फेस पे इप्सिलेटरल होगी और बॉडी पे दूसरी तरफ कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होगी। डिफिकल्टी के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अंदर जो डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक है ना, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो पेशेंट को हॉर्नर इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, और पेशेंट के स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पेशेंट को कॉन्ट्रालेटरल लॉस, तो आपका मरीज जो है ना, वो प्रेजेंट करेगा डिस्फेजिया और होर्सनेस के साथ। 9th 10th की इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसकी श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स अब नॉर्मल हो गई। 11th नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसका वो सही वॉक नहीं कर सकेगा, उसकी सेरिबेलम की इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसकी एक आंख छोटी होगी, सेम साइड की आंख छोटी होगी, हॉर्नर सिंड्रोम हो गया, और उसकी जो दूसरी साइड की बॉडी है ना, वो नम हो जाएगी, बिल्कुल नम हो जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की डैमेज की वजह से। तो बेटा इस तरह से आपका ना लेटरल मेडलरी सिंड्रोम प्रेजेंट करता है। इसको पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम भी कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इसको वॉलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। सर फिफ्थ नर्व किस तरह इन्वॉल्व हुई है? फिफ्थ नर्व बेटा जो एक दफा प्लीज दोबारा। फिफ्थ नर्व होती है ना बेटा, ये बहुत लंबी नर्व होती है।
इसका जो प्रिंसिपल न्यूक्लियस होता है ना, जो इसका सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो लंबा चलता है ब्रेन स्टेम के अंदर, तो ये मेडुल्ला ऑब्लंगेटा में भी ये न्यूक्लियस जाता है। तो जब ये इसका सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व का डैमेज होता है ना, तो उसकी वजह से इप्सिलेटरल फेशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और जब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस एब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप इस क्रॉस सेक्शन को गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक होता है बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम। बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम को ना लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं। लॉक्ड इन सिंड्रोम, मरीज जो होता है ना वो होश में होता है, मरीज जो होता है वो होश में होता है, लेकिन उसकी सारी बॉडी जो होती है ना क्वाड्रिप्लेजिक होती है। उसकी वो क्या कहते हैं, अपनी आंखें तक नहीं जा, उसकी सारी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसका होश ठीक होता है, उसकी सारी बॉडी क्वाड्रिप्लेजिक होती है। ठीक है, तो बेटा इस सिंड्रोम को कहते हैं कंप्लीट बेसिलर आर्टरी ओक्लूजन सिंड्रोम या लॉक्ड इन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका पार्ट 1 के अंदर आ चुका है। देखा बेटा, वैसे तो ये भी एक आया हुआ है, अब बोल बोल के ना मेरा गला इतना थक गया है। अच्छा बेटा, ये अंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी का सिंड्रोम है। ठीक है, अंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की ये आप देख सकते हैं कि ये किन एरियाज को सप्लाई करती है। पार्ट 1 वाले कहीं गाल जरूर देते हैं। तो आपको ये डैमेज ड्यू टू फ्रैक्चर पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, पेशेंट हैज डिफिकल्टी ब्रीदिंग, व्हिच पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट इज अफेक्टेड? जी बच्चों, क्या आंसर होगा इसका?